पिछले कुछ दिनों में जिले के कई हिस्सों में आग की घटनाएं सामने आई है। रानीखेत, द्वाराहाट, सल्ट और अन्य क्षेत्रों में जंगलों में आग लगने मिली है। सूखे मौसम और तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैल रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह शाम जंगलों से उठता धुआं घरों तक पहुंच रहा है। कई जगहों पर आंखों में जलन और सांस की तकलीफ की शिकायतें बढ़ गई हैं। किसानों को भी फसलों और पशुओं पर इसका असर महसूस हो रहा है। वन विभाग की टीमें आग बुझाने के काम में लगी हुई हैं। अधिकारियों ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए वन कर्मियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे जंगलों में आग न लगाएं और किसी भी आग की सूचना तुरंत वन विभाग को दें। जिला प्रशासन ने भी स्थिति पर नजर रखी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए आग पर नियंत्रण पाने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। वन विभाग के अनुसार गर्मी बढ़ने के साथ साथ जंगलों में आग लगने की घटनाएं आम हो गई है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर जागरूकता फैलाने और आग की घटनाओं को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह समस्या पूरे पहाड़ी क्षेत्र में देखी जा रही है, जिससे पर्यावरण और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों पर असर पड़ रहा है। रानीखेत के कैंची धाम क्षेत्र में लगातार हो रहे जाम ने रानीखेत के पर्यटन कारोबार को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। रानीखेत होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने इस समस्या पर गहरी चिंता व्यक्त की है और चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं निकाला गया तो वे जनांदोलन शुरू करने को मजबूर होंगे। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि कैंची धाम में प्रतिदिन घंटों तक लगने वाले जाम से पर्यटक परेशान हो रहे हैं। कई पर्यटक धनाचुलिकवारब मार्ग से वैकल्पिक रास्ते का उपयोग कर रहे हैं, जिससे उनकी यात्रा करीब 80 किलोमीटर अतिरिक्त लंबी हो जाती है। इस स्थिति का सीधा असर रानीखेत के पर्यटन और स्थानीय व्यापार पर पड़ रहा है। कई होटलों में पर्यटकों की संख्या काफी कम हो गई है। पदाधिकारियों ने बताया कि भवालीराम गढ़मुक्तेश्वर मार्ग काफी संकरा है और इस पर यात्रा करना जोखिम भरा हो गया है। इससे यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। एसोसिएशन ने सरकार से इस मार्ग के शीघ्र चौड़ीकरण और सुधार की मांग की है, ताकि पर्यटकों को आवागमन में सुविधा मिल सके। इसके अलावा रानीखेत भतरौंज खानरामनगर मार्ग को भी चौड़ा और बेहतर बनाने की मांग की गई है। एसोसिएशन का कहना है कि इस मार्ग के विकसित होने से कैंची धाम, नैनीताल और जिम कॉर्बेट जाने वाले पर्यटकों की आवाजाही सुगम होगी, जिससे रानीखेत के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि रानीखेत जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल की लगातार अनदेखी की जा रही है, जबकि यहां बड़ी संख्या में लोग पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सड़क और यातायात व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं किया गया तो पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर इसका गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रेस वार्ता में अध्यक्ष हिमांशु उपाध्याय, महासचिव गोविंद सिंह बिष्ट, सहसचिव पावस जोशी, कोषाध्यक्ष अंशुल सा, सदस्य प्रभात माहरा, हरीश अग्रवाल, अरविंद सा, देवांशु सा और सोनू सिद्दीकी उपस्थित थे। रानीखेत होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने स्पष्ट कर दिया है कि समस्या का शीघ्र समाधान न होने पर वे बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू करने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। रुद्रपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में चंपावत जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 17 पदक हासिल किए। विभिन्न आयु वर्गों और वेट कैटेगरी में हिस्सा लेते हुए चंपावत के खिलाड़ियों ने न केवल अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया बल्कि जिले का नाम रोशन भी किया। प्रतियोगिता में चंपावत के विभिन्न स्कूलों और क्लबों से खिलाड़ी शामिल हुए थे। हिमालय कराटे क्लब चंपावत, राजकीय इंटर कॉलेज चंपावत और अन्य संस्थानों के खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लिया। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर स्थानीय स्तर पर खुशी का माहौल है। जिला खेल अधिकारी ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि चंपावत के युवा खिलाड़ी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले में खेल सुविधाओं के विकास और नियमित प्रशिक्षण से ऐसे परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में विभिन्न आयु वर्गों के प्रतिभागी शामिल थे। रजत और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने भी अपनी मेहनत और समर्पण का परिचय दिया। चंपावत जिले के प्रशासन और खेल विभाग ने खिलाड़ियों को बधाई दी है।
अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी खिलाड़ी ऐसे ही बेहतर प्रदर्शन करते रहेंगे और राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर चंपावत का नाम रोशन करेंगे। यह उपलब्धि जिले के युवाओं को खेल की ओर प्रेरित करने वाली साबित हो रही है। स्थानीय स्तर पर खिलाड़ियों और उनके कोचों को सम्मानित करने की भी तैयारी चल रही है। चंपावत में मानसून से पहले डेंगू और मलेरिया के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने रोकथाम की तैयारियां तेज कर दी हैं। चंपावत जिले में स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक में जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में डेंगू नियंत्रण अभियान को प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। बैठक में साफ सफाई, फॉगिंग, जल भराव रोकने और जन जागरूकता अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्पष्ट किया कि डेंगू की रोकथाम केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करना होगा। नगर निकायों, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, शिक्षा, जल संस्थान और आपदा प्रबंधन सहित कुल 15 विभागों को संयुक्त रूप से अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर देवेश चौहान ने बताया कि जिले में पिछले कई महीनों से डेंगू की निगरानी और जांच अभियान लगातार जारी है। जिला अस्पताल में एलाइजा जांच सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही मरीजों के उपचार के लिए 22 आइसोलेशन बेड तैयार रखे गए हैं। आवश्यक दवाइयों और मच्छरदानियों की भी पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। प्रशासन ने नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों को कूलर, पुराने टायर, पानी की टंकियों और अन्य जल भराव वाले स्थानों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील इलाकों में विशेष फॉगिंग अभियान चलाने और कूड़ा निस्तारण स्थलों पर कीटनाशक छिड़काव करने को भी कहा गया है। शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि विद्यालयों में भी डेंगू जागरूकता अभियान चलाया जाए। विद्यालय परिसरों में जल भराव न होने दिया जाए और बच्चों को संक्रमण से बचाव के उपायों की जानकारी दी जाए। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि डेंगू और मलेरिया के मामलों में त्वरित कार्रवाई के लिए जिले में एक रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। यह टीम जांच, उपचार और निगरानी का कार्य करेगी। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पौड़ी में गढ़वाल सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन द्वारा बुधवार को संघ भवन में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी के आकस्मिक निधन पर शोक सभा आयोजित की गई। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सवा खंडूड़ी को पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। वक्ताओं ने कहा कि खंडूड़ी ने देश और प्रदेश के विकास तथा जनसेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने उनके सादगीपूर्ण जीवन और विकास कार्यों को विशेष रूप से सराहा। शोक सभा में त्रिलोक सिंह रावत, सुरेश चंद्र बड़थवाल, सरदार सिंह रावत, केदार सिंह गुसाई, विक्रम सिंह राणा, दिनेश रावत, श्रीधर पंवार, जसपाल सिंह रावत आदि मौजूद रहे। ऑनलाइन दवाओं की अनियंत्रित बिक्री के खिलाफ कोटद्वार के मेडिकल स्टोर मालिकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कोटद्वार केमिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों दवा विक्रेताओं ने मुख्य बाजार में रैली निकाली और जिला प्रशासन के समक्ष अपनी मांगें रखीं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बिना लाइसेंस वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर दवाएं बेची जा रही हैं, जो न केवल उनके कारोबार को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि ग्राहकों के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर रही हैं। उन्होंने मांग की कि ऑनलाइन दवा बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और केवल लाइसेंसधारी दवा विक्रेताओं को ही दवाएं बेचने की अनुमति दी जाए। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन विक्रेता न तो दवा की गुणवत्ता की जांच करते हैं और न ही ग्राहक की उम्र या स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हैं। इससे गलत दवा लेने या ओवरडोज के खतरे बढ़ जाते हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि इस समस्या पर तुरंत संज्ञान लिया जाए और अवैध ऑनलाइन दवा विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन के दौरान मेडिकल स्टोर मालिकों ने नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि पारंपरिक दवा विक्रेता लंबे समय से व्यवसाय कर रहे हैं और सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करते हैं, जबकि ऑनलाइन विक्रेता बिना किसी जिम्मेदारी के दवाएं बेच रहे हैं। कोटद्वार केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने प्रशासन से मांग की कि ऑनलाइन दवा बिक्री को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और बाद में कार्यकर्ता वहां से लौट गए। स्थानीय प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऑनलाइन के मुद्दे पर और कई कोरोना के टाइम पे जो नियम लगाए गए थे उनके मुद्दों को लेकर हैवी डिस्काउंट, बिना प्रिस्क्रिप्शन के में मतलब एआई के द्वारा फॉल्स एडिटेड प्रिस्क्रिप्शन पर दवाइयों का उपलब्ध होना, इनके खिलाफ हमारा जो है ये बंद है। और मुझको लगता है कि आज मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कुछ दुकानें खुली हों, वैसे पूरा भारत बंद दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों के फोन भी आ रहे हैं कि दवाई नहीं मिल रही है। हालांकि हमारे द्वारा प्रशासन को ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर 3 केमिस्टों के नंबर उपलब्ध कराए गए हैं। अगर कोई आकस्मिक जरूरत होती है तो एसडीएम साहब को और सीएमएस साहब को हमारे द्वारा ये नंबर दे दिए गए थे, उन पे नंबर पे कॉल करके मेडिसिन उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी सारी अभी हॉस्पिटल से और ये देवी रोड तक पहुंचे हैं, हमें कोई भी दुकान खुली नहीं दिखी। हाँ, दवा इंडिया उससे हमारा देखिए वो जेनिक मेडिसिन की वो है और हमारे बंद से बाहर हैं, इसलिए बाकी जो हमारे साथ हैं कोई भी दुकान इस समय हमें देवी रोड पर और कोटद्वार में खुली हुई नहीं मिली है। बद्रीनाथ धाम से देहरादून लौट रहे श्रद्धालुओं के हेलीकॉप्टर की बुधवार को टिहरी गढ़वाल में तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर हवा में असंतुलित होने लगा, जिसके बाद महिला पायलट ने नीचे दिख रहे खेतों में उतारने का फैसला लिया। लैंडिंग के समय हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन से टकरा गया, जिससे वह हल्का क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बावजूद पायलट ने हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतार लिया। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 लोग सवार थे, जिनमें दिल्ली के पंजाबी बाग निवासी एक ही परिवार के 6 सदस्य शामिल थे। सभी यात्री सुरक्षित हैं। घटना सुबह करीब 8:45 बजे चंबाराकोट क्षेत्र के ऊपर हुई। रूट बदलने के बाद हेलीकॉप्टर चंबाराकोट क्षेत्र के ऊपर पहुंचा। इसी दौरान उसमें तकनीकी दिक्कत आने की बात सामने आई। यात्रियों और पायलट के अनुसार हेलीकॉप्टर हवा में असंतुलित होने लगा और नीचे आने लगा। स्थिति गंभीर होने पर महिला पायलट अनुपमा चौधरी ने नीचे दिख रहे खेतों में हेलीकॉप्टर उतारने का फैसला लिया। नीचे उतरते समय हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन बिजली के तार की चपेट में आ गया। इस दौरान बिजली का तार हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से और रोटर में उलझ गया। चंबाराकोट क्षेत्र से लेकर लैंडिंग स्थल तक बिजली का तार हेलीकॉप्टर में फंसा रहा। इससे हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग होते ही आसपास के गांवों के लोग खेतों की ओर पहुंचने लगे। ग्रामीणों की मौके पर भीड़ लग गई। स्थानीय लोगों ने भी यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों ने पूरे इलाके को सुरक्षित कराया और हेलीकॉप्टर के आसपास लोगों की आवाजाही रोकी गई। अपर जिला अधिकारी एडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि ट्रांस भारत एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ धाम से 6 यात्रियों को लेकर गुप्तकाशी जा रहा था। वहां से उसे आगे देहरादून जाना था। इसी दौरान गुप्तकाशी में वीआईपी मूवमेंट होने के कारण पायलट को सीधे देहरादून जाने के निर्देश दिए गए। रूट बदलने के बाद हेलीकॉप्टर चंबाराकोट क्षेत्र के ऊपर पहुंचा। इसी दौरान उसमें तकनीकी दिक्कत आने की बात सामने आई। यात्रियों और पायलट के अनुसार हेलीकॉप्टर हवा में असंतुलित होने लगा और नीचे आने लगा। धनौल्टी तहसीलदार मोहम्मद शादाब ने बताया कि घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। मेरठ की रहने वाली महिला पायलट अनुपमा चौधरी की सूझबूझ और फैसले से बड़ा हादसा टल गया। यात्रियों ने भी पायलट की सराहना की। पौड़ी में गढ़वाल सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन द्वारा बुधवार को संघ भवन में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी के आकस्मिक निधन पर शोक सभा आयोजित की गई। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सवा खंडूड़ी को पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। वक्ताओं ने कहा कि खंडूड़ी ने देश और प्रदेश के विकास तथा जनसेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा।
उन्होंने उनके सादगीपूर्ण जीवन और विकास कार्यों को विशेष रूप से सराहा। शोक सभा में त्रिलोक सिंह रावत, सुरेश चंद्र बर्थवाल, सरदार सिंह रावत, केदार सिंह गुसाई, विक्रम सिंह राणा, दिनेश रावत, श्रीधर पंवार, जसपाल सिंह रावत आदि मौजूद रहे। अल्मोड़ा के चौखुटिया क्षेत्र में एक अनोखी और हैरान करने वाली घटना ने स्थानीय लोगों को काफी देर तक हैरत में डाले रखा। एक बंदर ने बिल्ली के बच्चे को अपनी गोद में मजबूती से पकड़ रखा था और उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। स्थानीय लोगों के अनुसार बंदर बच्चे को लेकर विभिन्न जगहों पर घूमता रहा। बच्चा बेहद कमजोर और डरासहमा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने काफी समय से कुछ खाया नहीं था। बंदर लगातार बच्चे को गोद में दबाए रखे हुए था और किसी को भी उसके पास आने नहीं दे रहा था। स्थानीय लोगों ने पहले बंदर को खाने का सामान देकर बच्चे को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन बंदर लालच में नहीं आया। इसके बाद लोगों ने बंदर का पीछा करना शुरू कर दिया। करीब 4 घंटे तक बंदर अलग अलग जगहों पर भागता रहा। लगातार पीछा करने के बाद स्थानीय युवक तुषार बिष्ट ने बिल्ली के बच्चे को बंदर के चंगुल से सुरक्षित छुड़ा लिया। बच्चे को छुड़ाने के बाद उसका उपचार कराया गया। बच्चा कमजोर होने के कारण काफी थका हुआ था। यह घटना चौखुटिया क्षेत्र में देखने वालों के लिए काफी अनोखी रही। स्थानीय लोगों ने कहा कि ऐसा दृश्य उन्होंने पहली बार देखा है। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को इस घटना की जानकारी दी गई है। घटना के बाद क्षेत्र में वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तरकाशी जिले के सेब उत्पादक क्षेत्रों में भालुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। किसानों के अनुसार रात के समय भालू बागानों में घुसकर सेब की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे न केवल आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि किसानों में भय का माहौल भी बना हुआ है। स्थानीय किसानों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से भालू नियमित रूप से बागानों में घुस रहे हैं और पके सेबों को तोड़-फोड़ कर खा रहे हैं। कई बागान मालिकों ने अपनी फसल बचाने के लिए रात में पहरा देने की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन भालुओं की बढ़ती संख्या के कारण यह काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है। उन्होंने बताया कि भालू मुख्य रूप से भोजन की तलाश में निचले इलाकों की ओर आ रहे हैं। विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है और किसानों को सलाह दी है कि वे बागानों के चारों ओर बाड़ लगाएं तथा रात में रोशनी की व्यवस्था रखें। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो इस सीजन में सेब की फसल को भारी नुकसान होगा। उन्होंने वन विभाग से आग्रह किया है कि भालुओं को जंगलों में वापस भेजने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। यह समस्या उत्तरकाशी के सेब उत्पादक क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ रही है। गर्मी के मौसम में भालुओं के जंगलों से बाहर निकलने की घटनाएं आम हो गई हैं, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है। वन विभाग ने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।